मेरा नाम अंशिका है। मैंने होश संभालना तो खुद को एक अमीर परिवार में पाया था। मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरे दो भाई थे और दोनों ही भाई मुझसे उम्र में बड़े थे। वो दोनों ही आउट ऑफ कंट्री में पढ़ाई कर रहे थे। मैं मम्मी पापा की इतनी लाडली थी कि उन्होंने मुझे अपने शहर से बाहर कभी जाने ही नहीं दिया था। वो लोग तो मुझे अपनी आंखों से ओझल भी नहीं होने देते थे। छुट्टियों में मेरे दोनों भाई घर पर आ जाते थे। बड़े भाई की पढ़ाई पूरी हुई तो वो पापा का बिजनेस संभालने लगे थे, जबकि छोटे भाई की पढ़ाई अभी भी जारी थी। बचपन से लेकर जवान होने तक का सफ़र मेरे अपने घर में मेरा बहुत अच्छा गुजरा था, लेकिन अब एक वक्त ऐसा आ चुका था जो हमारे लिए बहुत कड़ा समय था। मेरी मम्मी को कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई थी, जिसके बारे में हमें अभी कुछ समय पहले ही पता चला था। मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। उनका इलाज चल रहा था, मगर डॉक्टर ने कहा था कि उनकी बीमारी लास्ट स्टेज पर आ गई है और इनका इलाज अब पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप लोगों को उनकी सेवा करनी होगी, इनका ख्याल रखना होगा। उनकी ज़िंदगी के कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं जिसमें आप उनकी सेवा कर सकते हैं। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। मैं अपनी मम्मी के बिना नहीं रह सकती थी। मेरे छोटे भैया भी घर आ गए थे और हम सब लोग मिलकर मम्मी का बहुत ख्याल रखते थे। मगर ना जाने क्यों अपने अंतिम समय में मम्मी बार बार मुझसे यही कह रही थीं कि मेरे जाने के बाद अपना ख्याल रखना एक सच्चाई है जो शायद तुम्हें मेरे जाने के बाद पता चलेगी। मम्मी की तबीयत इतनी खराब थी कि उनके मुंह से निकले हुए शव बहुत घबराए हुए थे। वो जो भी बोल रही थी कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था, मगर उनके ये शब्द मैं साफ साफ सुन चुकी थी। मैं उनसे उनकी ऐसी बातों का मतलब पूछती तो पापा कहते कि बेटा, अपनी मम्मी को ज्यादा बातों में मत उलझाओ, उनसे ज्यादा बात मत करो। पापा मुझे वहां से टाल दिया करते थे। लाख कोशिशों के बावजूद भी कुछ दिनों तक ही मम्मी जिंदा रह सकी थी। एक सुबह मम्मी को जब हमने जगाने की कोशिश की तो उनकी आंख नहीं खुली और फिर पूरा घर चीखों से गूंज उठा था। हम सब लोग बुरी तरह से रो रहे थे। मेरी मम्मी के सारे रिश्तेदारों को और मेरे पापा के बीच सारे रिश्तेदारों को मम्मी की मौत की खबर दे दी गई थी। सब लोग उनकी अंतिम क्रिया में आ गए थे। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। मम्मी का अंतिम संस्कार हो चुका था। हमारे घर में ढेर सारे मेहमान आए हुए थे। मुझे अपना थोड़ा होश आया तो मैं कुछ संभली थी, मगर इस बीच मैंने कुछ ऐसा देखा था जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरे ही नहीं बल्कि मेरे दोनों भाई भी हैरान थे। मैं अपने पापा के तो लगभग सभी रिश्तेदारों को जानती थी, लेकिन मुझे इतना पता था कि मेरे मम्मी के मायके वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि मम्मी हमेशा मेरे ददिहाल वालों के बारे में जिक्र किया करती थीं। उन्होंने कभी अपने मायके वालों के बारे में कुछ नहीं बताया था। उन्होंने एक बार मुझे बताया था कि मेरे माता पिता बचपन में ही मर गए थे। मेरा कोई भाई नहीं था। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, लेकिन हमारे घर में एक परिवार ऐसा आया हुआ था जिसके बारे में पापा दोनों भाइयों को बता रहे थे कि ये तुम्हारी आंटी है और ये गांव से आई हुई है। पापा तो हम तीनों भाई बहन को आंटी के परिवार से मिलवा रहे थे, मगर मेरी नज़र उसके ऊपर टिक्की हुई थी जिनकी शक्ल बिल्कुल मुझसे मिलती थी। हमारे यहाँ आने वाले बाकी के मेहमान भी उसे ही देख रहे थे। वो बहुत घबरा रही थी, जिसका हुलिया भी मुझसे बहुत अलग था, मगर शक्ल बिल्कुल मेरे जैसी ही थी। ये कौन थी? मैं अपने पापा को चौंक कर देख रही थी। मेरे दोनों भाई मुझे कमरे में जाने के लिए कहने लगे, मगर मैं ऐसे कैसे जा सकती थी? मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब चाहिए था, मगर मेरे दोनों भाई मुझे वहां से कमरे में ले आए थे। पापा भी थोड़ी देर के बाद कमरे में आ गए थे। मैंने पापा से कहा, पापा आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? मम्मी की एक बहन भी है, ये बात तो मैं नहीं जानती थी। न कभी आप में से किसी ने मुझे इस बारे में बताया था। और वो लड़की, वो उनके साथ जो लड़की आई है, वो हूबहू मेरे जैसी क्यों दिखती है? पापा कहने लगे कि बेटा, तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। मैं जानता था कि एक ना एक दिन तुम्हारे सामने सच्चाई खुलकर आ ही जाएगी। दरअसल वो लड़की जो बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिखती है, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी सगी बहन है, और तुम्हारी मम्मी और मैं तुम्हारे सगे माता पिता नहीं हैं, बल्कि बाहर जो लोग मौजूद हैं वही तुम्हारा अपना परिवार है। पापा के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। एक तो मेरी मम्मी की मौत, ऊपर से पापा के कहे हुए शब्द मेरा दिल चीर कर निकाल रहे थे।
मैंने कहा, पापा ऐसा कैसे हो सकता है? पापा अलमारी की तरफ मुड़े और उन्होंने पुराने सामान से पुराना सा पेपर निकालकर मुझे दिया और कहने लगे कि इसे पढ़ो, इसे पढ़कर तुम्हें खुद ब खुद सब कुछ समझ आ जाएगा। जैसे ही मैंने इस कागज को हाथ में लिया, इसकी हालत बता रही थी कि ये कई सालों पुराना कागज है। मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। मेरी प्यारी बहन भावना, वह तुम्हारी बहन रेणुका जो तुमसे एक आज की उम्मीद कर रही है। मैं जानती हूं कि तुम्हारे अलावा मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। आखिरकार हम दोनों बहनें ही तो एक दूसरे की सुख दुख की साथी हैं। मैंने 2 जुड़वां बेटियों को जन्म दिया है। मैं अपनी बड़ी बेटी तुम्हारे हवाले सौंप रही हूँ। मेरी बेटी को माँ बनकर पालना, उसे कभी मेरे बारे में मत बताना। हमारे गांव में बेटियों की जब शादी होती है तब सबसे पहले उन्हें किसी की हवस का शिकार होना पड़ता है। मैं नहीं चाहती कि मेरी दोनों ही बेटियां इस तकलीफ से गुजरें। मैं अपनी दोनों ही बेटियों को तो नहीं बचा सकती, मगर दोनों में से किसी एक को तो बचा सकती हूँ, क्योंकि मैं अपनी ममता की तरफ से मजबूर हूँ। किसी एक को तो मुझे अपने सीने से लगाकर रखना होगा। मेरी एक बेटी तुम्हारे पास रहेंगी तो वो इस गांव से महफूज रहेंगी और हमारे गांव में बेटियों के साथ होने वाले अत्याचार से भी बची रहेंगी। इसलिए मैं अपने गांव की दाई के हाथों अपनी बेटी को तुम्हें भिजवा रही हूँ। ये बात किसी को नहीं पता है कि मैंने 2 बेटियों को जन्म दिया है। दाईमासी खामोशी से मेरी बेटी तुम्हारे पास लेकर आ जाएगी। वो तुम्हें ये खत दे देंगी। तुम तो काफी अमीर हो, ऊपर वाले ने तुम्हें बेटी भी नहीं दी। मेरी बेटी तुम्हें एक बेटी की माँ बनने का सुख देगी। बस मेरी तुमसे एक गुजारिश है कि दाई मासी को कुछ पैसे दे देना, क्योंकि मैंने दाई मासी को कहा है कि वो पैसों की खातिर तो मेरी बेटी को शहर ले जाएं। मेरी बहन आपको पैसे दे देगी, जिसकी वजह से दाई मासी कभी भी ये सच किसी को नहीं बताएंगे। तुम्हारी लाडली बहन रेणुका। वो लेटर पढ़ने के बाद मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। पापा कहने लगे, उस रात जब वो औरत तुम्हें अपनी गोद में लेकर हमारे घर के दरवाजे पर आई थी तो उसने हमें ये खत दिया था। ये खत पढ़कर तुम्हारी मम्मी ने फौरन ही तुम्हें अपनी गोद में ले लिया था और उस दाएं को उसकी रकम देकर भेज दिया था। बाहर जो लोग बैठे हुए हैं वो तुम्हारे माता पिता हैं और उनके साथ जो लड़की है वो तुम्हारी सगी बहन है। तुम्हें याद है, बीमारी के अंतिम दिनों में तुम्हारी मम्मी तुमसे यही कहती थी कि मेरे जाने के बाद तुम्हें एक सच पता चलेगा। वो सच यही था, क्योंकि सारी जिंदगी उन्होंने तुम्हारी परवरिश करने के चक्कर में अपनी बहन से भी कभी मेलजोल नहीं रखा कि अगर वो यहाँ आई तो उसकी ममता तुम्हारे लिए जाग उठेगी। मगर अब तुम्हारी मासी से रुका नहीं गया और वो पूरे 22 साल बाद अपनी बहन से मिलने के लिए आ गई। वो अपनी जवान बेटी को वहां स्वस्थीपुर में अकेला छोड़कर नहीं आ सकती थी, इसलिए वो तुम्हारी बहन को भी साथ लेकर आई है। मैंने पापा से कहा, लेकिन मैं तो आपको ही अपना माता पिता मानती हूँ और हमेशा मानती रहूंगी। पापा कहने लगे कि बेटा, हाँ तुम मेरी ही बेटी रहोगी, लेकिन जो सच्चाई है उसे झुठलाया नहीं जा सकता। सच्चाई जानकर मुझे बेहद अफसोस हुआ था कि एक मजबूरी के कारण मेरी माँ ने जन्म के बाद मुझे अपनी बहन के घर भेज दिया था और सारी जिंदगी मेरी परवरिश करने वाली माँ ने भी मुझे अपनी बहन के बारे में नहीं बताया। पापा ने उन लोगों को कमरे के अंदर बुला लिया था, क्योंकि बाहर सारे मेहमान मौजूद थे और ये सच्चाई हम लोग बाहर के लोगों के सामने नहीं आने देना चाहते थे। मेरे सगे पिता आकाश और मेरी सगी माँ रेणुका, मेरी बहन पूर्वी को तो मैं लगातार देखे चली जा रही थी। मैंने हमेशा जुड़वा लड़के लड़कियों के बारे में सुना था, मगर आज पहली बार अपनी आंखों के सामने मैं अपनी जुड़वा बहन को देख रही थी। वो भी मुझे देखकर कुछ इसी तरह से हैरान हो रही थी, क्योंकि वो भी सच्चाई नहीं जानती थी और उस दिन उसको भी सारी सच्चाई का पता चल गया था। मेरी सगी माँ ने मेरे सगी पिता से भी ये बात छुपाकर रखी थी कि उस रात उन्होंने 2 बेटियों को जन्म दिया था। मेरे सगे पिता को ये बात बुरी नहीं लगी कि उनकी पत्नी ने इतने सालों से इतनी बड़ी सच्चाई छुपाकर रखी, बल्कि उन्हें खुशी हो रही थी कि अगर उनकी 2 बेटियां थीं तो एक बेटी यहाँ शहर में पली बढ़ी और सही सलामत है। मगर ऐसा क्यों था? क्या ये लोग अपने गांव को इतना बुरा समझते थे? फिलहाल मेरी बहन, जो काफी डरी सहमी थी और बड़ी ही मासूम लगती थी, मेरे दोनों भाइयों ने कहा था कि आज से तुम भी हमारी बहन हो, क्योंकि मेरी ही तरह मेरे दोनों भाई भी मेरी हकीकत के बारे में नहीं जानते थे। मैंने अपनी बहन पूर्वी से बात की। वो मुझसे बात करके बहुत खुश हुई थी। मुझे उससे मिलकर अच्छा लगा था। अपने परिवार से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि मेरी सगी माँ मेरी नज़र में भले ही मेरी मासी थी, मगर वो मुझे गले लगाकर बहुत रोई थी
और मेरे सगे पिता ने भी मेरे सर पर हाथ रखा था। वो लोग कुछ दिन तक हमारे घर पर रहे थे क्योंकि उनका गांव बहुत दूर था। इतने दिनों में मुझे अपनी मौसी का प्यार मिल गया था और फिर एक बहन और मेरे दो दो पिता भी। मैं बहुत खुश थी, लेकिन ये सच्चाई अगर मेरी मम्मी के सामने खुल जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। फिलहाल वक्त को शायद ऐसा ही मंजूर था। मेरी बहन पूर्वी बहुत अच्छी थी। पहली बार मुझे अपने सामने अपने ही जैसे इंसान को देखकर बहुत खुशी मिल रही थी। और फिर तब जब सामने वाला इंसान हूँ, बहू आपके जैसा हो और आपकी सगी बहन हो। मेरी बहन पूर्वी इतनी सीधी थी कि उसे कुछ भी नहीं आता था। उसने बातों ही बातों में मुझे बताया था कि वह पढ़ी लिखी नहीं है। मुझे पता चला था कि 2 दिन बाद वो लोग हमारे घर से जाने वाले हैं। आखिर कब तक वो हमारे यहाँ रह सकते थे? एक ना एक दिन तो उन्हें अपने घर वापस जाना ही था, लेकिन मुझे अपनी बहन की बहुत याद आती, इसलिए मैंने पूर्वी को एक मोबाइल खरीद कर दे दिया था और कहा था कि तुम इससे मुझसे बात करती रहना, वो मुझे बड़ी होने के नाते दीदी कहकर बुला रही थी। तब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मगर उसने कहा कि दीदी मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता। मैं तो हैरान रह गई थी। मैंने कहा, तुमसे मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं आता? आजकल तो बच्चा बच्चा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। तो वो कहने लगी कि हाँ, मोबाइल तो पापा के पास है, और वैसे भी मैं तो ज़्यादातर घर में ही रहती हूँ। पापा काम पर होते हैं, इसलिए मोबाइल अपने साथ लेकर जाते हैं। मैंने कहा कि तुमने एजुकेशन पर ध्यान क्यों नहीं दिया? तो वो कहने लगी कि हमारे गांव में लड़कियों को एजुकेशन नहीं दिलवाई जाती। हमारे गांव की लड़कियां ज़्यादातर घर में ही रहती हैं। मैंने कहा, तुम्हारे गांव के बारे में मैं अब तक ना जाने कितनी बातें सुन चुकी हूँ। हालांकि आंटी ने भी लेटर में गांव में बेटियों के साथ होने वाले किसी अत्याचार के बारे में जिक्र किया है। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम्हारे गांव में ऐसा भी क्या होता है। अभी हम लोग इस बारे में बात कर ही रहे थे कि इतनी ही देर में आंटी आ गई और कहने लगी कि बेटा, क्या बातें हो रही हैं तुम दोनों के बीच। फिर मैंने आंटी से ही डायरेक्टली पूछ लिया कि आपने मम्मी को जो लेटर लिखकर दिया था, उसमें गांव में होने वाले लड़कियों के साथ अत्याचार के बारे में कोई बात थी? आखिर आपके गांव में लड़कियों के साथ ऐसा भी क्या अत्याचार होता है? मेरी बात सुनकर आंटी के चेहरे पर उदासी छा गई थी। उन्होंने कहा, बेटा, अब हमारे जाने का समय हो रहा है। हमें चलना चाहिए। हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। मेरी बहन ने मेरी बेटी को बिल्कुल अपने जैसे ही संस्कार दिए हैं। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मैं उनके गले लग गई थी और वो मेरे गले लगकर रोने लगी थी। मैंने कहा, देखिए आंटी, मैं आपको अपनी आंटी कहती हूँ, मतलब मासी, इसलिए आप मेरी मासी ही रहेंगी। मेरी माँ तो मेरी मम्मी ही थी। बुरा मत मानना, क्योंकि मैं उनको ही अपनी सगी माँ मानती हूँ। मम्मी कहने लगी कि कोई बात नहीं बेटा, मेरी बहन की बेटी और मेरी बेटी अलग अलग नहीं है। वो लोग अपने गांव जाने की तैयारी करने लगे थे। मैंने पूर्वी से कहा था कि मैंने तुम्हें मोबाइल दिया है तो मुझसे बात करती रहना। मैंने तुम्हें मोबाइल थोड़ा बहुत चलाना तो सीखा ही दिया है ना? वो कहने लगी कि जी दीदी, मुझे आपकी सिखाई हुई एक एक चीज़ अच्छी तरह से याद है। पापा ने उन लोगों के लिए गाड़ी तैयार करवा दी थी और ड्राइवर से कहा था कि वो उनको उनके गांव तक ही छोड़कर आए, जबकि मेरे अंकल मना भी कर रहे थे। अंकल जी भी मुझसे बहुत प्यार कर रहे थे, मुझे बार बार आशीर्वाद दे रहे थे। मैंने उनसे कहा था कि मैं एक दिन आप लोगों के गांव ज़रूर आऊंगी। मेरी ये बात सुनते ही उनके चेहरे पर उदासी छा गई थी और उन्होंने फौरन ही हमसे कहा कि बेटा, कभी भी हमारे गांव आने की गलती मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं उनकी बात सुनकर चौंक गई। भला वो ऐसा क्यों कह रहे थे? उन्होंने मेरे पापा से कहा था कि आपको अंशिका का बहुत बहुत ख्याल रखना है और उसे कभी भी हमारे गांव नहीं आने देना। मैंने कहा, आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हो? अब तो मुझे सब कुछ पता चल गया कि आप भी मेरा परिवार हो। उन्होंने कहा, बेटा, अभी तुम पूरी बात के बारे में नहीं जानती। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, कभी भी हमारे गांव आने की गलती मत करना। उसके बाद उन लोगों ने हमसे नजरें भी नहीं मिलाईं और वो लोग गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हो गए। मैं तो उनके अंदाज देखते ही रह गई थी। वो लोग हमारे घर से चले गए तो जिंदगी अपने रूटीन पर आ गई थी। मैं मम्मी को भले ही नहीं भुला पा रही थी, लेकिन मरने वाले इंसान को सिर्फ याद किया जा सकता है, उसकी खातिर सब कुछ छोड़ा नहीं जा सकता। गांव जाने के बाद अंकल और आंटी ने तो मुझसे कोई केन अटैक नहीं किया था, लेकिन पूर्व मुझे नहीं भूली थी।
उसने पहुंचते ही मुझे फ़ोन किया था और बताया था कि गांव आने के बाद माँ पिताजी बहुत रोए थे। उन्हें अफसोस हो रहा था कि उन्होंने आपको गांव आने से क्यों मना किया। मैंने उससे कहा कि अच्छा, चलो ये बात छोड़ो, मैं चाहती हूँ कि तुम एजुकेटेड बनो। वो कहने लगी, आप भी क्या पढ़ाई कर रही हो? मैंने कहा कि मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हूँ। वो कहने लगी कि आप शहर की लड़कियों के तो मज़े ही मज़े हैं, हमारे गांव में तो लड़कियों को खुलकर हंसने भी नहीं दिया जाता। मैंने कहा, मेरी तमन्ना है तुम्हारे गांव ज़रूर आने की, क्योंकि जितनी बातें तुम और तुम्हारे मम्मी पापा मुझे गांव के बारे में बता चुके हैं, उससे तो मुझे यही लगता है कि तुम्हारा गांव सच में बहुत इंटरेस्टेड है, कि तुम्हारा गांव सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। पूर्वी मेरी ऐसी बातों पर बहुत हंसती थी। मेरी हर रोज़ पूर्वी से बात होती थी। मैंने अपनी फ्रेंड्स को अपनी बहन के बारे में बताया तो वो लोग भी सुनकर हैरान रह गई थीं। कहने लगी, क्या सच में तुम्हारी जुड़वां बहन है? उन लोगों को पूर्वी से मिलने की तमन्ना होने लगी थी। मैंने पूर्वी से कहा भी था कि तुम इस बार शहर आओगी तो मैं तुम्हारी मुलाकात अपने दोस्तों से करवाऊंगी। पूर्वी कहती थी कि गांव में मेरी भी बहुत सारी सहेलियां हैं। आप कभी हमारे गांव आओगी तो मैं आपकी मुलाकात अपनी सहेलियों से करवाऊंगी। मगर आप मेरे गांव कैसे आ सकती हो? आपका यहाँ आना तो मना है। मैंने कहा, चलो कोई बात नहीं। मेरी एक दोस्त, जो मेरी सबसे पक्की दोस्त थी, अर्पिता, वो डीएसपी बनने की तैयारी कर रही थी। मुझे तो पढ़ने लिखने का इतना शौक नहीं था, लेकिन मेरी सारी ही फ्रेंड्स किसी न किसी काबिल बन गई थीं। उन दिनों मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और एग्ज़ाम्स के दौरान मेरी बातचीत पूर्वी से नहीं हो पा रही थी। जैसे ही मुझे फुर्सत मिली, मैंने फ़ौरन ही पूर्वी को फ़ोन लगाया था। मैंने कहा, पूर्वी, तुम कहाँ हो? आजकल मुझे फ़ोन भी नहीं करती हो। पूर्वी कहने लगी कि दीदी, मैं बहुत उदास हूँ। मैंने कहा, क्यों? तुम क्यों उदास हो? तो वो कहने लगी कि दरअसल गांव में मेरी एक दोस्त है, ऋतु। ऋतु की शादी होने जा रही है। मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी सहेली की शादी होने जा रही है, तो इसमें तुम उदास क्यों हो? क्या वो शादी के बाद कहीं दूर शिफ्ट होने वाली है? पूर्वी कहने लगी कि नहीं, वो कहीं दूर तो शिफ्ट नहीं हो रही, वो हमारे गांव में ही रहेंगी। लेकिन हमारे गांव की लड़कियों की शादी इतनी आसानी से नहीं होती। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? वो कहने लगी, मेरी सहेली ऋतु बहुत परेशान है। जैसे जैसे उसकी शादी के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे ही उसका और उसके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने कहा, शादी होने जा रही है तो इसमें रोने वाली क्या बात है? पूर्वी ने मुझे बताया कि हमारे गांव में जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो उसके साथ बहुत गलत होता है। गलत होने से मतलब है कि पिछले 46 साल पहले गांव का एक सरपंच हुआ करता था। वह सरपंच बहुत ही दबंग आदमी था। उसको गांव की लड़कियां बहुत पसंद थीं, इसलिए स्वस्थीपुर में जिस भी लड़की की शादी होती थी, वह लड़की की शादी की रस्म होने से पहले ही उसे उसके घर से उठवा लिया करता था और खुद उसके साथ सुहागरात मनाया करता था। कोई भी अगर उसका विरोध करने की कोशिश करता या अपनी बेटियों को बचाने की कोशिश करता, तो वो लड़की के साथ साथ उसके पूरे परिवार को गांव की चौक में बांधकर इतनी बुरी तरह से पीटता था कि देखने वाले लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे और किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो उसका विरोध कर सके। गांव के सारे ही लोग उस सरपंच से बहुत डरते थे। मैंने कहा, ये बात तो पिछले 46 साल पुरानी है। अब तक तो तुम्हारे गांव का सरपंच जिंदा भी नहीं होगा, तो फिर अब किस बात का डर है? पूर्वी ने मुझे बताया कि सरपंच तो मर चुका है, मगर उसकी पीढ़ी तो अभी तक चलती आ रही है। सरपंच के बेटे ने भी गांव की लड़कियों के साथ यही सब कुछ किया, और फिर जब चरण सिंह का बेटा ध्रुव सिंह के जवान होने के बाद उसे सरपंच की गद्दी सौंप दी गई, तो वो भी यही सब कुछ कर रहा है। सरपंच की पूरी पीढ़ी गांव की लड़कियों की इज्जत के साथ खेलती आ रही है। हमारे गांव में बेटियों की शादी पर दहशत का माहौल छा जाता है। बस मेरी दोस्त इसी वजह से परेशान है कि उसकी शादी वाले दिन भी सरपंच जी के घर से सूचना आएगी, और सूचना के मुताबिक दुल्हन को शादी करने से पहले सरपंच जी के घर जाना होगा और सरपंच के साथ सुहागरात मनानी होगी। अगर ऋतु ने ऐसा नहीं किया तो ऋतु और उसके परिवार को गांव की चौक में बांधकर बुरी तरह से पीटा जाएगा, और इतनी बुरी तरह से पीटा जाएगा कि उनकी जान चली जाएगी। अब तक ये लोग ना जाने कितने लोगों की हत्या कर चुके हैं। गांव के सभी लोगों को लगभग अपनी जान प्यारी है, इसलिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता। पूर्वी मायूसी भरी आवाज में कहने लगी कि एक दिन मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। गांव के सरपंच ने अपना खौफ गांव के ही सारे लोगों के दिल में बिठाया हुआ है,
और इनका पूरा परिवार ही ऐसा है। मैंने कहा, अभी तो तुम्हारी शादी नहीं हो रही, इसलिए तुम्हें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, और अपनी सहेली से भी कहना कि उसे और उसके परिवार को पुलिस के पास जाना चाहिए, गांव के सरपंच के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए। अभी मैं और पूर्वी बातें कर ही रहे थे जब उधर से मासी आ गई, और मासी के आने के बाद पूर्वी ने फोन बंद कर दिया था। मैं पूर्वी और उसकी सहेली के लिए परेशान हो रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं भैया से कहती हूँ, दोनों भाइयों में से कोई भी मुझे गांव ले जाए, थोड़ी बहुत देर के लिए तो मैं वहां जा ही सकती हूँ। मैंने जब बड़े भैया से गांव जाने के लिए कहा तो उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया। फिर मैंने छोटे भैया से बात की तो उन्होंने भी मना कर दिया था कि हम तुम्हें गांव नहीं लेकर जाएंगे। उन दोनों ने मिलकर मेरी शिकायत पापा से कर दी थी। पापा कहने लगे, बेटा ये तुम क्या कर रही हो? वो लोग तुमसे मना करके गए हैं कि तुम्हें गांव नहीं जाना, तो फिर तुम क्यों अपने दोनों भाइयों से वहां जाने की जिद कर रही हो? तुम्हारे लिए वहां जाना बहुत खतरनाक है। मैंने कहा, पापा आखिर ऐसी भी क्या बात है कि मैं गांव नहीं जा सकती? मुझे पूर्वी से मिलना है, वो और उसकी सहेली किसी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई हैं। पापा कहने लगे कि वो किसी मुसीबत में फंसी हुई नहीं है, और अगर उन पर कोई मुसीबत आई भी तो वो लोग खुद उसे हैंडल कर लेंगे। तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम हमारी जिम्मेदारी हो और हमें तुम्हारा बहुत ख्याल रखना है। मैंने कहा, पापा मुझे कुछ नहीं होगा, आखिर आप कैसी सोच रखने लगे हो? पापा कहने लगे कि नहीं बेटा, मैं तुम्हें वहां जाने नहीं दूंगा। अगर गांव में किसी को ये बात पता चल गई कि तुम आकाश और रेणुका की दूसरी बेटी हो, तो फिर तुम्हें उस गांव में रहना होगा उनकी बेटी बनकर, और फिर तुम्हारी तो शकल भी पूर्वी से खूब मिलती है, इससे तो गांव वाले तुम्हें उसकी जुड़वाह बहन समझ ही लेंगे। देखो, उनके गांव के रीति रिवाज बहुत पुराने और अलग है। तुम शहर की रहने वाली हो, इसलिए गांव की बातों को नहीं समझ सकोगी। स्वस्थीपुर कोई ऐसा वैसा गांव नहीं है, बल्कि बहुत ही खतरनाक गांव है। वहां के लोगों की सोच बहुत अलग है। वहां जाकर तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती हो, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी मुसीबत में फंसे। पापा मेरी इस हरकत से नाराज हो गए थे, इसलिए मैं खामोश हो गई थी। मेरी बातचीत अभी भी लगातार पूर्वी से हो रही थी। इधर मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। पापा चाहते थे कि अब मेरी शादी कर दें, मगर मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। पापा ने कहा था कि तुम पूर्वी से बड़ी हो। पूर्वी के माता पिता का मेरे पास फ़ोन आया था। उनका कहना था कि सबसे पहले तुम्हारी शादी होनी चाहिए, तुम्हारी शादी के बाद ही वो पूर्वी की शादी भी कर देंगे। मैंने कहा, लेकिन पूर्वी की शादी वो लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? उस गांव में तो लड़कियों की जब शादी होती है तो उनके साथ बहुत बुरा होता है। पापा कहने लगे, बेटा ऐसा तो एक ना एक दिन होना ही है। मुझे पूर्वी से ज्यादा तुम्हारी फिक्र होने लगी है। मैंने तुम्हारा रिश्ता अपने दोस्त के बेटे अभिनय के साथ तय कर दिया है। पापा कहने लगे कि तुम तो अभिनय को बहुत अच्छे से जानती हो ना? मैंने कहा, पापा आपको मेरी शादी की इतनी भी क्या जल्दी है? मगर पापा ने मेरी एक न सुनी और मेरा रिश्ता अभिनय के साथ तय कर दिया था। उधर मुझे पूर्वी ने फ़ोन किया और वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं उसके रोने से घबरा गई थी। मैंने कहा, तुम क्यों रो रही हो? पूर्वी कहने लगी कि दीदी मेरी शादी होने जा रही है और मैं शादी नहीं करना चाहती। मैंने आपको बताया था ना कि हमारे गांव में लड़कियों के साथ क्या क्या होता है। मैंने कहा, पूर्वी तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। मैं अंकल आंटी से बात करूंगी और उनसे कहूंगी कि तुम्हारी शादी यहाँ शहर आकर करें। उधर गांव में शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभिनय मेरे पापा के दोस्त का बेटा था। जब से अभिनय और मेरा रिश्ता तय हुआ था, तभी से वो मुझे फ़ोन कर करके मेरा दिमाग खराब कर रहा था। उसकी कॉल्स को मैं बड़ी मुश्किल से इग्नोर कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी करके गांव जाना था और अंकल आंटी को समझाना था कि वह पूर्वी की शादी अपने गांव में ना करे। मगर मेरे लिए गांव जाना इतना आसान नहीं था। मैं कैसे गांव जाती? उधर भी ने बार बार मुझे मैसेज और कॉल करके बात करने को कह रहा था। मैं उससे तंग आ गई थी, इसीलिए मैंने उसकी कॉल रिसीव कर ली थी। मैं जानती थी कि वह अपनी मोहब्बत का इजहार मुझसे करना चाहता है। अक्सर रिश्ता लग जाने के बाद लड़के यही करते हैं। अब वह दिन में मुझे कई कई बार कॉल्स करता था और तंग आकर मुझे उसकी एक दो कॉल्स रिसीव करनी ही पड़ जाती थी, और उससे मेरी बात भी होने लगी थी। मेरा मंगेतर था, मैं उसका दिल भी नहीं तोड़ना चाहती थी। ऐसा नहीं था
कि वो मुझे पसंद नहीं था, बस मुझे पूर्वी की फिक्र हो रही थी। फिर मुझे आइडिया आया कि मुझे न तो गांव पापा लेकर जा सकते हैं और न ही दोनों भाई लेकर जाएंगे। एक अभिनय ही था जो मेरी मदद कर सकता था। मैंने अभिनय से कहा कि हम दोनों मिल सकते हैं, तो वो कहने लगा कि हाँ हाँ बताओ, कहाँ मिलना है, मैं तो तुमसे मिलने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा तो ठीक है, अभी और इसी समय अपनी गाड़ी लेकर आ जाओ। उस समय शाम के 6 बज रहे थे। मैंने पूर्वी को फोन करके गांव का एड्रेस ले लिया था। गांव बहुत दूर था। मैंने अभिनय को गांव का एड्रेस बता दिया था। मैं उससे जैसा जैसा कहती वो लगातार वैसा ही कर रहा था। अभिनय कहने लगा कि तुम मुझे इतनी दूर कहाँ लेकर जा रही हो, क्या हम लोग इतनी दूर मीटिंग करने वाले हैं? मैंने कहा, मेरी खातिर तो तुम कहीं भी जाने के लिए तैयार हो सकते हो ना, तो इसलिए खामोशी से गाड़ी चलाते रहो। वो बेचारा मेरे कहने के मुताबिक चलता रहा। जैसे ही हम लोग स्वस्थीपुर के अंदर एंटर हुए, मैंने अपने चेहरे को अच्छी तरह से छुपा लिया था। लगभग 4 घंटे गाड़ी का सफर तय करने के बाद हम लोग स्वस्थीपुर पहुंच चुके थे। पूर्व अपने दरवाजे पर खड़ी मेरा और अभिनय का इंतजार कर रही थी। अभिनय बार बार मुझसे पूछ रहा था, ये हम कहाँ आ गए हैं? मैंने कहा, मेरे साथ चलो, अभी सब कुछ समझ आ जाएगा। मैं जैसे ही अभिनय को लेकर घर के अंदर दाखिल हुई, अंकल, आंटी और पूर्वी मुझे गौर गौर से देखने लगे थे। मैंने अपने चेहरे से दुपट्टा भी हटा लिया था। मेरा चेहरा देखकर वो लोग हैरान रह गए और जल्दी से मेरे करीब आए। पूर्वी से उन्होंने झट से दरवाज़ा बंद करने के लिए कहा था। आंटी कहने लगी कि बेटा, तुम यहाँ पर क्यों आ गई हो? हमने तो तुमसे मना किया था ना, अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मैंने कहा, मैं खामोशी से यहाँ आई हूँ, मुझे आपसे बात करनी थी। अभिनय मुझे और पूर्वी को बड़े गौर गौर से देख रहा था। मैंने अभिनय को पूरी बात बता दी थी कि पूर्व मेरी जुड़वा बहन है और किस तरह मैं शहर में जाकर पली बढ़ी। मैंने कहा, आप लोग पूर्वी की शादी क्यों करना चाहते हो? मुझे पूर्वी ने ही इस गांव के बारे में सब कुछ बता दिया है। आप लोग उस सरपंच के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? अंकल कहने लगे कि बेटा, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। पिछले 46 सालों से उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सका, तो फिर हम भला कैसे ले सकते हैं? पूर्वी का रिश्ता तय करना हमारी बहुत बड़ी मजबूरी थी, क्योंकि जिस घर से पूर्वी का रिश्ता आया है, उनकी बेटी के साथ पहले ही पूर्वी का रिश्ता तय था। जब पूर्वी 6 साल की थी, तब हमने उनको जुबान दी थी कि हम अपनी बेटी की शादी आपके बेटे के साथ कर देंगे। हमारे गांव में जुबान की बहुत अहमियत है। पूर्वी 23 साल की हो गई है और उस हिसाब से हमें उसकी शादी कर देनी होगी। इस गांव में गांव के लोग ही आपस में शादियां करते हैं। हम लोग गांव के रीति रिवाज के खिलाफ नहीं जा सकते। बेटा, तुम प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। मैंने कहा, आप लोगों ने जब पूर्वी का रिश्ता तय कर दिया है तो मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन गांव का सरपंच, उसका आप लोग क्या करेंगे? अंकल कहने लगे कि बेटा, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं भी नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी को उस राक्षस के हवाले करूं। मन तो करता है कि पूर्वी को उसके पास भेजने से पहले मैं अपनी और अपनी बेटी की जान ले लूं। मैंने कहा, आप लोगों को ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को आवाज़ उठानी होगी। आंटी कहने लगी कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, वो बहुत ही खतरनाक इंसान है। गांव की बहुत सारी ज़मीनों पर उसका कब्जा है। गांव के गरीबों पर वह अपना राज चलाता है। हम लोगों से हर हफ्ते महीना वसूल करता है। इस गांव के सारे ही लोग लगभग उसके आगे दबे हुए हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि बेटा, हमें पूर्व की शादी भी इसी तरह से करनी होगी जैसे गांव की हर लड़की की हुई है। मैंने कहा, लेकिन मैं अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। वो लोग कहने लगे, तो फिर तुम क्या करोगी? मैंने कहा, मैं पूर्वी की जगह को दूसरे राक्षस का सामना करूंगी। अब नहीं कहने लगा कि तुम पागल हो गई हो। अंकल, आंटी ने बताया है कि वो आदमी बहुत खतरनाक है, तो तुम्हें उसके पास जाने की क्या ज़रूरत है? अंकल, आंटी भी कहने लगी कि नहीं नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ। मैंने कहा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मगर उन लोगों ने मुझे मेरी मम्मी की कसम देकर वापस जाने के लिए कहा। यहाँ पर मैं मजबूर हो गई थी, इसलिए मुझे अभिनय के साथ वापस आना पड़ गया था। लेकिन मैं पूर्वी के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दे सकती थी। लेकिन मुझे अभिनय के साथ की ज़रूरत थी। उसने मुझे भरोसा दिलाया था कि वो भी मेरी मदद करेगा। अंकल आंटी ने किसी की बात नहीं सुनी थी और पूर्वी की शादी अपने गांव के लड़के के साथ तय कर दी थी। उन्होंने तो हमारे घर से भी किसी को इनवाइट नहीं किया था।
इधर मैंने किसी को खबर नहीं होने दी थी और मैं खामोशी से स्वस्तिपुर चली गई थी। वहां जाने के बाद अभिनय के जरिए खामोशी से मैंने पूर्वी को गायब करवा लिया था और पूर्वी की जगह मैं दुल्हन बनकर बैठ गई थी। मुझे तो मेरे खुद के माता पिता भी नहीं पहचान पाए थे कि मैं पूर्वी नहीं बल्कि अंशिका हूँ। मैं और अभिनय ने मिलकर एक प्लान बनाया था और हमें उम्मीद थी कि हम जरूर कामयाब हो जाएंगे। ध्रुव सिंह जो इस गांव का सरपंच था, उसकी इस गांव में बहुत पावर थी। पॉलिटिकल लोगों का हाथ भी उसके ऊपर था, इसलिए पुलिस उसका कुछ नहीं कर पाती थी। इसलिए अभिनय ने मुझसे संभल कर रहने के लिए कहा था। मेरी बारात आने में 3 घंटे रह गए थे जब ध्रुव सिंह के आदमियों के जरिए उसे पता चला कि गांव की एक जवान लड़की की शादी हो रही है, तो उसने अपने आदमियों को हमारे घर भिजवा दिया था। सुबह से 2 बार उसके घर से बुलावा आ चुका था। अगर तीसरी बार मुझे नहीं भेजा गया तो वो कुछ भी कर सकता है। ध्रुव सिंह बहुत चालाक आदमी था। खामोशी से भी इस गांव में कोई अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता था, उसे पता चल ही जाता था। अंकल आंटी बहुत रो रहे थे। वो मुझे सरपंच के यहाँ भेजना तो नहीं चाहते थे, मगर मेरा जाना बहुत ज़रूरी था कि अब की बार वो कुछ भी कर सकता था। इसीलिए मैंने उन लोगों से विदाई ली और फिर उन्होंने रोते रोते मुझे सरपंच के यहाँ भेज दिया था। उसके आदमियों ने मेरे पापा के साथ बदतमीजी भी की और कहा था कि सुबह से 2 बार सूचना लेकर आ चुका हूँ। अब की बार अगर लड़की नहीं गई तो सरपंच जी खुद यहाँ आ जाएंगे। मेरे पापा ने माफ़ी मांगी थी और बार बार कहा था कि मेरी बेटी को छोड़ दो, मगर उन लोगों पर कोई असर नहीं होने वाला था। मुझे सरपंच के हवेली पर ले जाया गया था। मुझे डर भी लग रहा था, मगर ये काम करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। उसके बाद 2 आदमी मुझे हवेली के अंदर ले गए और फिर सरपंच के कमरे के अंदर ले जाया गया। मैं जैसे ही कमरे के अंदर गई तो वो एक बड़ा ही गंदा सा कमरा था। टेबल पर दारू की बोतलें रखी हुई थीं और वहीं पर उसके कुछ हथियार भी थे। उसने मुझे बिस्तर पर लेटने के लिए कहा था। वो दिखने में बड़ा ही खतरनाक आदमी था। जैसा मैंने उसके बारे में सुना था वो वैसा ही था। वो धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगा। वो मुझे ही दुल्हन समझ रहा था, मगर उसे नहीं पता था कि आज उसके बुरे कर्मों का अंत होने वाला है। वो धीरे धीरे चलता हुआ बिस्तर तक मेरे करीब आया और उसने जैसे ही मुझे हाथ लगाया, फौरन ही मैंने उसके हाथ को पकड़ लिया था और रिवॉल्वर निकालकर उसके कान पर रख दी थी। मैंने कहा था कि अगर तूने थोड़ी भी होशियारी की तो गोली तेरे माथे के आर पार हो जाएगी। वो शोर मचाने लगा और कहने लगा कि कौन है तू, कहाँ से आई है। उसे लगा था कि मैं पुलिस हूँ, मगर मैं पुलिस नहीं थी, बल्कि मैंने पुलिस की सहायता ली थी, यहाँ की पुलिस की नहीं, क्योंकि यहाँ की पुलिस तो बिकी हुई थी जिसे इन जैसे लोगों ने खरीदा हुआ था। मैंने अपने शहर की पुलिस और अपनी सहेली डीएसपी अर्पिता से मदद ली थी, जो हमारे शहर की डीएसपी अफसर बन चुकी थी। मैं उसको पकड़कर उसके माथे पर रिवॉल्वर रखकर उसे चलाते हुए बाहर तक ले आई थी, जहां पर पुलिस भी आ चुकी थी। पुलिस को देखकर वो घबरा गया था। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, ये लड़की तू ठीक नहीं कर रही है। तुझे कुछ नहीं पता कि मैं तेरा क्या कुछ नहीं कर सकता। मुझे छोड़ दो। अपनी सलामती चाहती हूं तो यहां से चली जाओ। तभी डीएसपी अर्पिता ने आकर उसे अपनी हिरासत में ले लिया और कहा कि अब तुझे पता चलेगा कि तेरे साथ क्या होता है। उधर के एरिया के डीएम साहब और एसपी साहब को भी बुला लिया गया था। उस गांव में मौजूद थाने के जितने भी पुलिस वाले थे, उन सब के खिलाफ भी कार्यवाही की गई थी। उन सबको भी अरेस्ट कर लिया गया था और गिरफ्तार करने के बाद में पूरी फोर्स ने चारों तरफ से गांव को घेर लिया था। ध्रुव सिंह और उसके पूरे परिवार को भी हिरासत में ले लिया गया था, क्योंकि उसके घर की औरतें और मर्द भी गांव के लोगों पर अत्याचार करते थे। औरतें गांव की औरतों के साथ मारपीट किया करती थीं, उन पर अपना रौब जमाया करती थीं, जबकि आदमी औरतों के साथ बलात्कार किया करते थे। उन लोगों पर ऐसी ऐसी धाराएं लगाई गई थीं कि वो कभी जेल से न छूट सके। उसके और उसके पूरे परिवार के अंडर में जितने भी काम करने वाले आदमी थे, उन सबको भी अरेस्ट कर लिया गया था। गांव के सरपंच की पीढ़ी जो अब तक चली आ रही थी और औरतों के साथ बलात्कार हो रहे थे, उन सभी को कड़ी से कड़ी सजा देने का गांव वालों से वादा किया गया था। ध्रुव सिंह को अरेस्ट करना कोई आसान काम नहीं रहा था, क्योंकि अगर 1 मिनट की भी देरी हो जाती तो शायद वो मेरी जान पर हमला भी कर सकता था, क्योंकि अब तक वो और उसका परिवार और उसके बुजुर्ग काफ़ी सारे लोगों की जान ले चुके थे। फौरन सबको गिरफ्तार करके
तुरंत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और उनको जेल भेज दिया गया था। और फिर कोर्ट से आदेश लेने के बाद उसकी हवेली को भी तुरंत गिरवा दिया गया था, क्योंकि इसके बाप दादा शुरू से ही गांव की जमीनों पर कब्जा करके बैठे थे। जिन जिन लोगों की जमीनों पर उन्होंने कब्जा किया था वो सारी ही जमीनें गांव के लोगों को वापस दे दी गई थीं। उनके पकड़े जाने से गांव में खुशी की लहर दौड़ गई थी। इन लोगों की जितनी भी गुप्त जगह थी उन जगह की इंक्वायरी की गई। उस दिन अंकल आंटी को नहीं पता था कि मैं पूर्वी हूँ, लेकिन जब बाद में पूर्वी को उनके सामने लाया गया तब वो समझ गए थे कि इतनी हिम्मत का काम सिर्फ एक पढ़ी लिखी लड़की ही कर सकती है। तो उन्होंने मेरे हाथ में रिवॉल्वर देखा था। पूर्वी कभी भी अपने हाथ में रिवॉल्वर नहीं ले सकती थी, क्योंकि वो गांव की सीधी सादी और भोली भाली लड़की थी, जबकि मैं शहर की पढ़ी लिखी और साहसी लड़की थी। मैंने हिम्मत करके अभिनय और अपनी दोस्त डीएसपी अर्पिता की मदद से गांव के लोगों को सरपंच के अत्याचारों से आज़ाद करवाया था, वरना किसी में आज तक इतनी हिम्मत नहीं थी कि सरपंच के खिलाफ कोई भी जा सके। ये लोग तो उसकी 3 पीढ़ियों से अत्याचार सहते आ रहे थे। ध्रुव सिंह का गांव से नामो निशान मिटा दिया गया था। मेरी दोस्त ने मेरी बहुत मदद की थी। मैं और मेरा पूरा गांव उसका शुक्रगुजार है। गांव में अच्छे और सच्चे कानून की व्यवस्था की गई। उस दिन के बाद सारे गांव वालों को इकट्ठा करके उन लोगों को विश्वास दिलाया गया कि अब गांव में ऐसा कोई दबंग नहीं आएगा जो आप लोगों को परेशान कर सके। उस दिन के बाद से ही गांव वाले अपनी बेटियों की शादी सुकून से करने लगे थे। मेरी बहन की शादी भी उसी दिन की गई। अंकल आंटी बहुत खुश थे, जो एक रिश्ते से मेरे माता पिता भी लगते थे। कुछ समय बाद मेरी अभिनय के साथ शादी हो गई और फिर मैं भी अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगी। स्वस्थीपुर में आज भी लड़कियों की शादी होती है, मगर अब लोग अपनी बेटियों की शादी बड़ी खुशी और धूमधाम के साथ करते हैं। अगर आप लोग भी किसी ऐसे गांव, जिले या कस्बे जैसी जगह पर किसी ऐसे दबंग का रूप देखते हैं तो उनके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाइए जो आपको परेशान करते हैं, क्योंकि जुल्म होते हुए देखना भी उतना ही तकलीफदेह होता है जितना जुल्म सहना होता है। और हो सके तो गांव के रीति रिवाजों को बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब हम नए ज़माने में जी रहे हैं। गांव के लोगों का पुरानी सोच बदल देनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।